हिसाब से वो भाजपा को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मेरी राजनीतिक समझ है। एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है, पलटू बने सल्टू बने कोई बने, एनडीए आ ही नहीं रही है सत्ता में। होने वाले इतने सारे क्रिमिनल्स खड़े हैं, इससे बहुत सारे जीत जाएंगे। इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि लोग उनको जाति के नाम पर वोट दे देंगे, धर्म के नाम पर। बिहारी दिल्ली से पटना तो शौचालय में, ट्रेन के टॉयलेट में 10-10, 15-15 लोग भेड़ बकरी की तरह ठूंस कर आते हैं। मैथिली ठाकुर की मैं बहुत निंदा करता हूँ। मुझे बहुत निराशा हुई है मैथिली ठाकुर से कि वो भाजपाइयों के चंगुल में पड़ के चुनाव लड़ रही है और इसे अलीनगर से चुनाव लड़ रही है। भाजपा जैसी जो सांप्रदायिक पार्टी है, भाजपा को तो मैं राजनीतिक दल मानता ही नहीं हूँ। भाजपा की तो स्टार प्रचारक है मिथिला की। तो यही तो शर्म की बात है कि भाजपा जैसी पार्टी की स्टार प्रचारक बन गई है और पाग में बैठ के मखाना खा रही है। तो अब मैं क्या कहूँ उसको। देखिए, मुझे लगता है कि मैथिली ठाकुर को अकल वकल है नहीं, उसमें अपरिपक्वता है, इमेच्योरिटी है। उसके जो पूज्य पिता हैं, जो भी नाम है, रमेश ठाकुर या जो भी नाम है, वो अपनी बेटी को एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो काम मैथिली ठाकुर ने किया है वो बहुत गलत किया है और मैथिली ठाकुर का चुनाव हारना बहुत जरूरी है। अभी इलेक्शन का टाइम है और दूसरी बात त्यौहार भी है, छठ भी है। मैं स्टेशन पे घूम रहा था, पटना स्टेशन पे लोग जो आ रहे हैं पलायन करके, ट्रेनों की जो हालत है, कहा गया था 12,000 ट्रेन हम एक्स्ट्रा चलाएंगे। उसके बाद हमने लोगों से बात भी की, बड़ी बुरी दुर्दशा से लोग आ रहे हैं। इस पर क्या करना चाहिए? अब देखिए, एक तो 12,000 ट्रेन की बात तो मैंने उसी समय कहा था कि जुमलेबाजी है। आप बताइए 12,000 ट्रेनें हो सकती है दुनिया में? ये सब तो बात ही है। लेकिन देखिए, इसमें पूरी तरह सरकार ने, इसमें पब्लिक की भी गलती है ना? ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये जनसंख्या विस्फोट की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं बता दूं, बिहार की जनसंख्या 14 करोड़ है और दर्शकों को मैं बता दूं कि 14 करोड़, दुनिया में मुश्किल से 3-4 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी 14 करोड़ से ज़्यादा है। बिहार एक प्रदेश है, कोई देश नहीं है, लेकिन यहाँ की आबादी दुनिया के लगभग सभी देशों से ज़्यादा है। तो ये जनसंख्या विस्फोट जो है, क्योंकि एक आम बिहारी जो होता है उसको परिवार नियोजन से तो मतलब है नहीं। एक बेटा के इंतजार में 10 बेटी पैदा करनी है, लालू जी को देख लीजिए, है ना? तो आप इतनी आबादी, और मेरा मानना है कि सिर्फ ट्रेन ही की बात नहीं, बिहार की जितनी भी समस्याएं हैं, बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो, गरीबी हो, प्रदूषण हो, अपराध हो, सब की जड़ में ये जनसंख्या विस्फोट है। जो मैं कहता हूँ कि आबादी ही बर्बादी है। देखिए, आज़ादी के बाद सैकड़ों नई ट्रेनें चली हैं, सैकड़ों नई ट्रेनें हर रूट पर चली हैं। फिर भी आज की ये स्थिति है कि छठ में जो आते हैं बिहारी दिल्ली से पटना, तो शौचालय में, ट्रेन के टॉयलेट में 10-10, 15-15 लोग भेड़ बकरी की तरह ठूंस कर आते हैं। तो जब तक ये आबादी नहीं रुकेगी तब तक यही होने वाला है। इसलिए इस बात को याद कर लीजिए कि आबादी ही बर्बादी है। जब तक आबादी बढ़ती रहेगी, लोग इसी तरह कुत्ते बिल्लियों की तरह जिंदगी। लेकिन बिहार के मुकाबले यूपी के लोग कंप्लाइन करते हैं। यूपी में फैक्ट्री भी है, नोएडा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है और यूपी की संख्या भी ज़्यादा है हमसे। नहीं नहीं, एक तो देखिए संख्या के साथ साथ आप क्षेत्रफल भी तो देखिए। यूपी की जनसंख्या हमसे ज़्यादा है तो उसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात कि तब भी यूपी की गिनती भी कोई देश के समृद्ध राज्यों में नहीं होती है ना? 19-20 है बिहार यूपी, ऐसा नहीं कि बिहार में बहुत ही है। तीसरी बात कि बिहार में भी थोड़े बहुत उद्योग धंधे थे, लेकिन पूरा जो सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार आ गया, ये सब हो गया कि सब का भट्ठा बैठ गया। हम लोग जब बच्चे थे तो आपको याद होगा, आपने भी कभी खाई होगी, मॉर्टन की टॉफ़ियाँ बनती थी, है ना? सारण जिला के मढ़ौरा में बनती थी, सारी फैक्ट्री बंद हो गई। डालमिया नगर में बहुत बड़ा एक ये था, सीमेंट की फैक्ट्री थी, सब बंद हो गई। बिहार में बहुत सारी चीनी मिलें, मिथिला में भी चीनी मिले, सीतामढ़ी में बहुत सारी चीनी मिले बंद हो गई, बीमार हो गई। दरभंगा का अशोक पेपर मिल, हाया घाट का, सब बंद, बीमार, सब ये हो गया। तो देखिए, उद्योग धंधे तो तब होंगे। एक तो उद्योग धंधों के लिए है कि शांति रहनी चाहिए। इतना ज़्यादा अराजक स्थिति में कौन उद्योग धंधा लगाएगा? कौन आदमी पागल हो गया है जो बिहार में आके पूंजी निवेश करेगा, आप बताइए? पहले दिन से उसको रंगदारी का फोन जाना शुरू होगा। कि बिहार के संदर्भ में यदि आप देखें तो यहाँ जनता की भी बहुत गलती है। जनता भी अपराधियों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर संरक्षण देती है ना? मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। तो जनता की भी गलती है। आप गांव में दबंगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जब गांव में पंचायत चुनाव होंगे तो जो गांव का बहुत बड़ा गुंडा मवाली रहेगा, पब्लिक उसको मुखिया बना देगी, है ना? जाति के नाम पर वोट देके, धर्म के नाम पर वोट देके। तो जनता की भी गलती है, तो जनता को भी समझना पड़ेगा। अभी बिहार में चुनाव होने वाले, इतने सारे क्रिमिनल्स खड़े हैं, इससे बहुत सारे जीत जाएंगे। इसलिए जीत जाएंगे क्योंकि लोग उनको जाति के नाम पर वोट दे देंगे, धर्म के नाम पर वोट दे देंगे की जरूरत है जी। एनडीए ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया। आपको क्या लगता है एनडीए किसको बना सकती है मुख्यमंत्री का चेहरा? इस बार एनडीए का सुपड़ा साफ होने वाला है। पलटू बने सल्टू बने कोई बने, एनडीए आ ही नहीं रही है सत्ता में। तो किसी को बनाए, जो भी जिसको चेहरा बना भी देंगे वो भी विपक्ष में ही रहेगा जी। इंडिया में कौन आ रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव आ रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
क्यों तेजस्वी यादव को लोग ला रहे हैं? एक तो देखिए सीधे बात है कि लोगों को लगता है कि अब पलटू को बहुत समय मिल गया, है ना? और एक तरह से तो पलटू राम की दिमागी हालत भी देखिए अब बहुत ठीक नहीं रही है। जिस तरह की वो बहुत मतलब आप क्या कहें अटपटी हरकतें करते हैं। कभी आप देखिएगा कि राष्ट्रगान हो रहा है भारत का और वो उछल-कूद मचा रहे हैं। हाँ, एक एज हो जाती है ना तो दिमाग प्रॉपर काम नहीं करता। वही बात बहुत सारे लोगों के साथ। तो वही बात है ना। हुँ, ये तो मतलब उम्र का एक ये है तकाज़ा है कि आपको ये हो गया। कभी आप देखेंगे कि अभी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं एस सिद्धार्थ, उनके सर पर उठा के पलटू राम ने गमला रख दिया। तो बताइए मुख्यमंत्री का काम है? कभी किसी महिला पर झपट्टा मार देंगे, महिला को ज़बरदस्ती माला पहना सर बताया तो कि एक एज होने के बाद आदमी का दिमाग तो छोड़ दीजिए ना। उसको राजनीति में जबरदस्ती उसके चेहरे को घसीटा जा रहा है कि आओ भाई लोगों आ के गया ना। आप 14 करोड़ बिहारियों का आप मुख्यमंत्री रहिएगा। आप कुछ दिन बाद ये भी भूल जाइएगा कि आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं कि केरल के मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे सत्ता चलती है। अभी भी मेरा मानना है कि इनको कुछ लोगों ने बंधक बना लिया है। कुछ अधिकारियों ने, कुछ मंत्रियों ने, जहाँ-तहाँ, कहीं-कहीं से फाइल पर साइन करवाते रहते हैं। अभी तो होशो-हवास में है ही नहीं। तो अब तो इनको घर पर बैठ के आराम करना चाहिए ना। तो एक तो ये भी वजह है कि लोग तेजस्वी की तरफ झुकाव हो रहा है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। बहुत दिनों से लोगों का गुस्सा सरकार के प्रति हो गया है, तो उसमें तो विपक्ष को फ़ायदा मिलता है ना। जी। तो तेजस्वी यादव को क्यों लाएंगे ऐसा कौन सा काम है जो तेजस्वी यादव आकर के करेंगे लोग नहीं, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि तेजस्वी यादव आ जाएँगे तो बिहार एकदम स्विट्ज़रलैंड बन जाएगा, ये मैं नहीं कह रहा। लेकिन ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं, महागठबंधन ने उनको बाकायदा आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है। तो महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वो तो स्वाभाविक दावेदार होंगे ना सीएम बनने के। जी। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं अगला फ्यूचर का सीएम देखते हैं या फिर वोट काटने वाला एक मशीन नहीं, देखते प्रशांत किशोर को तो मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ और एकदम इस बार जन स्वराज पार्टी धमाका करेगी। आप चुनाव में देखिएगा 14 नवंबर को। और शुरू में तो लोगों ने प्रशांत किशोर को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जन स्वराज पार्टी ने एक बहुत अच्छी खासी टीम बना ली है और बहुत मेहनत की है प्रशांत किशोर ने। और उनका जो बिहार बदलाव यात्रा आप देखते होंगे उसमें कितनी भीड़ उमड़ रही है। तो अब तो तड़ी पार अमित शाह डर गए हैं, जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों का बाकायदा अपहरण शुरू हो गया है। तो जन स्वराज पार्टी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। शुरू-शुरू में जब जन स्वराज पार्टी आई थी तो लोग कहते थे कि भाजपा की बी टीम है, लोग कहते थे कि ये विपक्ष के वोट काट के भाजपा को फ़ायदा पहुँचाएगी। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बड़े-बड़े राम भक्तों की पोल पट्टी खोली है, भाजपा के बड़े-बड़े नेताओं को का पर्दाफ़ाश किया है, चाहे संजय जायसवाल हों, दिलीप जायसवाल हों, सम्राट चौधरी हों या मंगल पांडे हो, तो उसके बाद तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाजपा की बी टीम है। कि प्रशांत किशोर सच में अपना काम कर रहे हैं जो पहले करते थे जिताने का काम किसी एक पार्टी को वही आज भी कर रहे हैं बस तरीका बदल दिया अब वो एक पार्टी लेकर के आ गए उससे कर रहे हैं शुरुआत उन्होंने तेजस्वी से की थी तेजस्वी के बारे में ही पोल खोल रहे थे वो हाँ नवी फेल करके उसके बाद वो बीजेपी पे हमला करने लगे तो तेजस्वी पे हमला करते हैं तो इंडिया गठबंधन का वोट इनको नहीं मिलता तो उनको छोड़ के आप बीजेपी पे हमला कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का वोट काट सके नहीं ठीक है, कहने वाले तो देखिए कहेंगे ही, लेकिन इसके बहुत सारे पहलू हैं, इतना आसान नहीं है। देखिए प्रशांत किशोर खुद सवर्ण है, ब्राह्मण है, आप जानते ही होंगे। तो बहुत सारे जो मतलब सवर्ण मतदाता उनको वोट देंगे, अगड़ी जातियों के लोग जो अब तक भाजपा को वोट देते आए थे परंपरागत रूप से। तो उस हिसाब से वो भाजपा को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मेरी राजनीतिक समझ है। जी। खुलेआम वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान लोग राजद के लालटेन में किरासन बन के जल रहे थे, तो मैं तो राजद के लालटेन का किरासन ही निकाल दूंगा। ये बात आपने सही कही कि प्रशांत किशोर मुसलमानों को भी ये बना रहे हैं, अपने साथ ला रहे हैं। और मुसलमानों को साथ लाने में तो मेन नुकसान राजद को होगा, क्योंकि माई समीकरण तो उसी का है ना। ये बात सही है, लेकिन यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो मेरी जो समझ है, मुझे लगता है कि अभी भाजपा को वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है। जिस तरह से अभी अमित शाह जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, खरीद रहे हैं, अपहरण करवा रहे हैं, उससे लगता है कि भाजपा ज़्यादा घबराई हुई है जन स्वराज के उभार से। जी। अब मुद्दे तो बिहार के 3-4 बड़े-बड़े मुद्दे हैं, सब आपस में जुड़े ही हुए हैं। पलायन है, बेरोज़गारी है, कानून व्यवस्था है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये जो पलायन और रोज़गार का मुद्दा है ना, दोनों जुड़े हुए मुद्दे हैं, क्योंकि रोज़गार नहीं मिलता है, इससे लोग पलायन करते हैं। तो ये पलायन और रोज़गार का जो मुद्दा है ना, ये मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस बार मुद्दे पर चुनाव होगा या धर्म के आधार पर या जात के आधार पर अब तक तो लग रहा है कि थोड़ा मुद्दे पर चुनाव होगा। ऐसे भाजपा ने फिर अपना पुराना खेल खेलना शुरू किया है, वही हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। लेकिन अब जनता भी इन लोग का गेम समझ गई है। और प्रशांत किशोर को मैं इस बात के लिए मतलब उनकी तारीफ़ करता हूँ कि उन्होंने पलायन के मुद्दे को विमर्श के केंद्र में ला दिया है। जिस तरह गाँव में घूम-घूम के वो कहते हैं कि आप नेताओं के बच्चे का चेहरा देख के वोट नहीं दीजिए, अपने बच्चे के चेहरा को देख के वोट दीजिए। तो ये बात कहीं न कहीं बिहारियों को छू रही है, क्योंकि पलायन का दंश पूरा बिहार झेलता है। और 2 तरह के पलायन बिहार से होते हैं। एक तो शिक्षित वर्ग का पलायन होता है, छात्र-छात्राओं का, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है। दूसरा जो पलायन होता है, वो मज़दूरों का होता है, जो कोई
कलकत्ता में जाके कुली बनते हैं, कोई पंजाब में जाके मजदूरी करते हैं, कोई बम्बई में ठेला चलाते हैं, तो दूसरा वर्ग वो मजदूर वर्ग का है। तो उस दोनों पर जो प्रशांत किशोर ने कहा है, तो वो बात कहीं न कहीं लोगों को छुई है और बाकी पार्टियों पर भी थोड़ा दबाव बना। बाकी पार्टियाँ भी आप देखेंगे रोज़गार, नौकरी ये सब की ज़्यादा बात करें। अभी कैसे तेजस्वी ने कहा है कि हम सभी हर परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को मतलब नौकरी दे देंगे।